सो हाय हेलो एवरीवन। आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 12th केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर सेकंड। इस चैप्टर नंबर सेकंड से पहले हमने हमारा फर्स्ट चैप्टर सॉल्यूशन बहुत अच्छे से उसको कवर किया है। उसके न्यूमेरिकल्स, इन टेक्स्ट क्वेश्चन और कुछ एग्जाम्पलर भी मैंने सॉल्व करवाए हैं और उसका हर एक टॉपिक, हर एक ग्राफिकल मेथड, हर एक छोटे से छोटा डेरिवेशन मैंने सॉल्व करवाया है। अगर किसी भी वीडियो पे, किसी भी टॉपिक पे किसी को भी कोई भी छोटा सा कंफ्यूजन है तो वो कमेंट कर सकता है, उसका फर्दर अलग वीडियो बन जाएगा। सो अब हम डिस्कस करेंगे हमारे न्यू चैप्टर के बारे में जिसका नाम है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। ये हमारे क्लास 12th का सेकंड नंबर चैप्टर है। बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इस इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के दो टुकड़े करो। पहले तो देखो, सबसे पहले तो हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को समझते हैं कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री होती क्या है। उसके बाद मैं बताऊंगी कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को, यानी कि इतने बड़े सारे चैप्टर को यहाँ आने की जरूरत ही क्या पड़ी, मतलब इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को आने की जरूरत ही क्या पड़ी। सॉल्यूशन चैप्टर हमें समझाता था सोल्यूट सॉल्वेंट, यानी कि हमारे नेचर में हम कहीं पे भी देखेंगे रिएक्शंस का, लेबोरेटरी में और हमारे नेचर में भी हम गैसेस को देखेंगे तो वहां पे वो दो से या अलग गैसेस मिलके आपस में एक सॉल्यूशन बना रही है। लेबोरेटरी में हम देखते हैं कि डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ मिक्सचर्स मिलके कंपाउंड्स बना रहे, एक तरीके का सॉल्यूशन बना रहे, इसीलिए सॉल्यूशन को आना पड़ा। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को क्यों आना पड़ा, उसके पीछे का रीजन है, चलो देखते हैं। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, इलेक्ट्रो का मीन्स होता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। अब इसको तोड़ना है। केमिस्ट्री का मतलब है केमिकल एनर्जी, मतलब या तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होगी या केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होगी। यानी यहाँ पे कन्वर्जन देखने वाले हम, या तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी केमिकल में या तो केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। हम यहाँ पे ये कन्वर्जन देखने वाले हैं और इसी कन्वर्जन को शॉर्ट फॉर्म में नाम दे दिया इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। अब ये कन्वर्जन हम देखते कैसे हैं, ये कन्वर्जन हम देखते कैसे हैं और इस चैप्टर को आना ही क्यों पड़ा, क्या रीजन था इस चैप्टर के आने के पीछे का, चलो वो भी बताती हूँ। ये कन्वर्जन हम कब देखते हैं, धीरे धीरे सब बताऊंगी, अभी तो हमारा चैप्टर स्टार्ट हुआ है। आगे सब कुछ सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे, सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। अच्छा एक बात और, आप मेरे वीडियोस देख लो, मैं जो न्यूमेरिकल करवा रही हूँ वो कर लो, उसके बाद आपको स्पेसिफिक एनसीईआरटी पढ़ने की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि हम इतना एक हमारे वीडियो में इतना कंटेंट लेके आ रहे हैं कि उससे साइड में जाके आपको एनसीईआरटी रीड करने की, अगर आप बोर्ड एग्जाम देने वाले हो तो एनसीईआरटी रीड करने की अलग से कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, स्टार्टिंग में आप इतना जो मैं करवा रही हूँ उतना कवर कर लो, इनफ है। अच्छा, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्यों आई, अब वो चीज देखते हैं। मान लो मैंने यहाँ पे एक बिकर लिया, ये क्या है, बिकर है, और इसमें मैंने वाटर नहीं लिया, एक सॉल्यूशन लिया, इसमें मैंने लिया इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। इलेक्ट्रोलाइटिक इलेक्ट्रो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। अब ये इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन वो होता है जो फर्दर अपने इलेक्ट्रोलाइट्स में डिसोसिएट हो सकता है। अब हमें तो नहीं पता इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं, कैसे डिसोसिएट होगा, सारा कुछ पता चलेगा। जितना मैं बता रही हूँ पेशेंसली सुनते जाओ, बस आराम से सुनते जाओ, आपको पता चलेगा कि इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन होता है। जैसे मान लो मैंने यहाँ पे जो लिया है उस सॉल्यूशन का नाम है CuSO4, कॉपर सल्फेट। ब्लू कलर का सॉल्यूशन होता है। जब भी आप केमिस्ट्री लैब के अंदर जाओगे और कुछ ब्लू कलर का सॉल्यूशन देखने को मिले, इट मींस वो हमारा कॉपर सल्फेट है। आप अपनी नोटबुक में नोट भी कर सकते हो, सिंप्लीफाई नोट्स बना के, कि कॉपर सल्फेट नाम है CuSO4 का। और इसको इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन इसलिए बोल रही है क्योंकि जब ये वाटर के, जब इसको अपन कोई ना कोई एनर्जी देंगे या नहीं भी देंगे तो ये अपने आयंस में टूटता है। कैसे टूटता है, Cu+2 एंड SO4 2 नेगेटिव। अब हम इसमें एक रोड डिप करेंगे, एक मेटेलिक रोड डिप करेंगे। अब ये रोड कौन सी है, ये है जिंक रोड, ये जिंक रोड है। अब मैंने इसमें कोई एनर्जी नहीं लगाई है, मैंने सिर्फ सिंपली बिकर लिया, उसके अंदर ब्लू कलर का कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन डाला। कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन डालने के बाद मैंने जिंक की रोड डिप की। अब क्या देखने को मिलेगा, अब क्या देखने को मिलेगा, अब जो ये जो हमारी रोड है, ये एक तरीके से बिकर की बात करें तो हमारा बिकर क्या हो जाएगा, बिकर बिकम्स हॉट, हमारा बिकर गर्म होने लगेगा। मतलब आप समझ पा रहे हो ना, मैंने इस पे कोई इलेक्ट्रिकल एनर्जी लगाई, ना मैकेनिकल एनर्जी लगाई, ना केमिकल एनर्जी,
मैंने कुछ भी नहीं लगाया, मैंने बस सीधा सीधा ये अरेंजमेंट करके छोड़ दिया। जब मैंने जिंक को इस सॉल्यूशन के अंदर डिप किया, इस रोड को सॉल्यूशन के अंदर डिप किया, तो जो हमारा बीकर था वो गर्म होने लगा। उसके पीछे का रीजन जानते हो, CuSO4 यहाँ पे ना डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हुई है। क्लास 10th में आप डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एंड ये सब बहुत बेसिक चीजों के बारे में अच्छे से पढ़ के आए हो। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता है कि जो ज्यादा रिएक्टिव होगा उसको डिस्प्लेस कर देगा। कैसे कर देगा, चलो देखते हैं। CuSO4 प्लस Zn, अब यहाँ पे Zn मोस्ट रिएक्टिव है Cu से, तो Cu को डिस्प्लेस करके जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन बना लेगा और Cu को अकेला छोड़ देगा, डिस्प्लेस कर देगा एक तरीके से। तो यहाँ पे क्या होगी, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगी। और ये यहाँ पे जो हमारा बीकर था वो धीरे धीरे गर्म होने लगा। अब मैंने इस पे कोई एनर्जी नहीं लगाई है, ये अपने आप हुआ है, मैंने नहीं लगाई इस पे कोई एनर्जी, ठीक है, अपने आप गर्म हुआ है। इसका मतलब ये स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। क्या है, स्पॉन्टेनियस, मतलब अपने आप होने वाला, अपने आप गर्म हुआ है, ये हमने नहीं किया है। इसका मतलब ये स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। अच्छा, अब एक मैं एग्जांपल लेती हूँ आप लोगों के सामने। ये रिएक्शन मिटा दे रही हूँ, कोई नोट करना चाहता है तो कर सकता है। मान लो मैंने NaCl लिया, मैंने क्या लिया, NaCl लिया। अब मैं NaCl जो अपन घरों में यूज करते हैं, हाँ वैसे तो वही है, लेकिन जैसे अपन चम्मच से डाल के करते हैं ना, वो वाला नहीं है, ये एक क्रिस्टल फॉर्म में, ठीक है। NaCl लिया और मैंने इसको हीट किया। अभी जो ट्राइंगल अपन शेप बनाते हैं ना, इसका मतलब होता है हीट। क्या होता है, हीट, ठीक है। अब मैंने NaCl लेके इसको हीट किया और ये NaCl मोल्टन स्टेट में बदल गया, मोल्टन स्टेट। मोल्टन स्टेट कोई बच्चे नहीं जानते होंगे कि ये मोल्टन क्या होता है। मोल्टन स्टेट का मतलब होता है यानी गल गया, ये पिघल गया एक तरीके से। मतलब पहले क्रिस्टल में था, सॉलिड में था, जब मैंने इसको हीट दी तो ये एक तरीके से पिघल गया। कब कब पिघला, जब मैंने इसको हीट दिया, जब मैंने इसको क्या किया, हीट दिया, कोई ना कोई इस पे वर्क किया। तो वो तो स्पॉन्टेनियस था, अपने आप गर्म हो रहा था। क्या ये स्पॉन्टेनियस कहना इसको सही है? नहीं, ये स्पॉन्टेनियस नहीं है, ये है हमारा नॉन स्पॉन्टेनियस, नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। इसमें मैंने कोई ना कोई हीट दिया। अब जो ऐसे प्रोसेस होते हैं ना जो नॉन स्पॉन्टेनियस होते हैं, जिसपे हमें वर्क करना पड़ता है, उसके लिए इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री आई। उसके लिए इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री आई कि इसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी इंटू केमिकल एनर्जी में, केमिकल एनर्जी इंटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, ठीक है। मतलब चेंज होगा, या तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी से केमिकल एनर्जी में चेंज हो जाएगा, या केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज हो जाएगा। आई बात समझ? अब इस प्रोसेस, मतलब इस टर्म के लिए हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का यूज करते हैं। सो मैं उम्मीद करती हूँ, आशा करती हूँ कि आप लोग समझे होंगे। चलो अब हम इसके डेफिनेशंस पढ़ लेते हैं। इट इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री, ये केमिस्ट्री की एक ऐसी ब्रांच है जिसके अंदर अपन डील करते हैं विद द स्टडी ऑफ प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी from chemical energy during spontaneous redox reaction and the use of electrical energy to bring about non-spontaneous chemical transformation। यानी इसमें कुछ टोटल ये बात बोलिए कि स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होते हैं वो अपने आप होती है, अपने आप होने वाली रिएक्शन है, और एक तरीके के रिडॉक्स रिएक्शन। अभी रिडॉक्स रिएक्शन क्या होता है, हम तो रिडॉक्स रिएक्शन के बारे में नहीं जानते। देखो रिडॉक्स रिएक्शन क्या होता है ना, रिडॉक्स आप जानते होंगे, छोटी क्लासेस से पढ़ के। वैसे रिडॉक्स का मतलब होता है कि यानी जिस बिकर के अंदर अपन इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन लिया और जो अपन ने रॉड डिप किए उसके साथ एक साथ रिडक्शन होगा और साथ में ही ऑक्सीडेशन होगा, साथ में रिडक्शन और साथ में ही ऑक्सीडेशन। जब ये दोनों प्रोसेस साथ में हो रहे होते हैं तब वो होता है हमारा रिडॉक्स रिएक्शन। और नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन में ये एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन होता ही है। सो अब नेक्स्ट मैं बात करूंगी, मैं कुछ टर्म्स लेके आई हूँ कंडक्टेंस के बारे में। एक है रेजिस्टेंस और दूसरा हमारा कंडक्टेंस। मिट गया, मैं फिर से लिख देती हूँ। अच्छा, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर ये रेजिस्टेंस और कंडक्टेंस क्यों आ रही है? हाँ, रेजिस्टेंस और कंडक्टेंस आप लोगों ने फिजिक्स में थोड़ा थोड़ा पढ़ा है, आप 10th क्लास में भी पढ़ के आए हो और 11th 12th में भी आप फिजिक्स में पढ़ते हो। ये इसीलिए आ रहा है, देखो जो हमारी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है ना वो फर्दर तीन पार्ट्स में। एक तो है हमारा ऑल टोटली कंडक्टेंस के बारे में, लास्ट पार्ट होता है हमारा कोरोजन के बारे में, जिसमें अपन रस्टिंग ऑफ आयरन, शेल्स की स्टडी करते हैं, अलग अलग शेल्स जो यूज करते हैं, जैसे टीवी का शेल्स होता है, एसी का शेल्स होता है, अलग अलग रिमोट्स होते हैं, वॉच में डालने के शेल्स होते हैं, अलार्म क्लॉक वॉच एवरीथिंग, जो भी अपन शेल यूज करते हैं उन शेल के बारे में स्टडी करनी है। अच्छा, और क्या पढ़ते हैं? थर्ड होता है हमारा
थर्ड जिसके अंदर अपन पूरी डिटेल में स्टडी करते हैं अबाउट, आप समझ सकते हो कि जो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन होते हैं उन सॉल्यूशंस के बारे में कि कैसे एनर्जी कन्वर्ट होती है, एवरीथिंग एवरीथिंग वगैरह वगैरह आपको आगे पता चल जाएगा। तो अब मैं पहले पोर्शन में डिस्कस करना चाहूंगी हमारा कंडक्टेंस के बारे में। पहली बात तो ये कि कंडक्टेंस होता क्या है। देखो कंडक्टेंस का मतलब होता है कि मान लो आप जिस रास्ते से जा रहे हो, मान लो आप स्कूल जाते हो, ठीक है, 12th में तो स्कूल जाओगे, आप स्कूल जा रहे हो स्कूटी लेके, और जिस आपका जो स्कूल का रास्ता है ना, आपके घर से आपके स्कूल का रास्ता, वो एकदम स्मूथ है, एकदम स्मूथ है, मतलब कोई भी खड्डे नहीं है, कोई भी ऐसा जो रोड है वो टूटी फूटी नहीं है। आप स्कूटी लेके जा रहे हो और एक आप एकदम स्मूथ रोड है, ठीक है, स्मूथ मतलब एक चिकनी से फिसलने वाली भी नहीं है, बट नॉर्मल, ऐसा कोई रेजिस्टेंस वाली बात नहीं है कि मतलब अच्छे से तुम जा सकते हो, ठीक है। और मान लो, समझना मेरी बात को, और मान लो जो तुम्हारे घर से तुम्हारे स्कूल का रास्ता है और तुम स्कूटी लेके निकल पड़े, लेकिन उस रास्ते में यार बहुत खड्डे हैं, कहीं से रोड टूटी हुई है, कहीं से रोड फूटी हुई है, कहीं से खड्डे हैं, तो वो एक तरीके से तुम्हारे लिए क्या कर रहा है, रेजिस्टेंस क्रिएट कर रहा है। मतलब एक तो रोड स्मूथ है, तुम आराम से अच्छे से चल के जा रहे हो, और एक मान लो कभी कभी रुक रहे हो, कभी गिर रहे हो, कभी स्पीड कम कर रहे हो, कभी ब्रेक लगा रहे हो, कभी कुछ, तो वो एक तरीके से क्या हो रहा है, रेजिस्टेंस क्रिएट कर रहा है। तो वैसे ही अपन समझेंगे एक इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन के अंदर या एक मेटेलिक वायर के अंदर। अच्छा, आप लोग नॉर्मली पढ़ते आते हो, जो मेटेलिक वायर होती है, जो मेटेलिक वायर होती है जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होता है, और वो इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है, अपन जब उसको बैटरी में लगाते हैं, बैटरी चालू कर देते हैं, इलेक्ट्रॉन का फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा और हमारा लाइट, फैन, एसी एक्सेट्रा एवरीथिंग चालू हो जाएगा। जैसे अपन ने स्विच बंद किया, इलेक्ट्रॉन का फ्लो रुक जाएगा। तो जो इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है, क्या उसमें भी रेजिस्टेंस होती है? सच बताऊं ना, तो कोई भी जो वायर होता है वो 100% कंडक्टर होता ही नहीं, 100% परफेक्ट कंडक्टेंस शो नहीं करता, नहीं करता, हाँ नहीं करता, वो रेजिस्टेंस क्रिएट करता ही। अब रेजिस्टेंस क्या होगी, देखो कंडक्टेंस को आप समझ सकते हो कि इजीली फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, जहां पे इलेक्ट्रॉन का बहुत इजीली फ्लो हो रहा हो, जैसे मान लो कि ये कोई एक मेटेलिक वायर है और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का बहुत इजीली फ्लो हो रहा है, ये है कंडक्टेंस। और मान लो कि यहाँ पे कोई ना कोई रेजिस्टेंस क्रिएट हो रही है, रेजिस्टेंस क्रिएट होगी, हिंड्रेंस मैं वर्ड यूज करूंगी, हिंड्रेंस का मतलब होता है रुकावट। जब रेजिस्टेंस क्रिएट होगी तो वहां पे इलेक्ट्रॉन अच्छे से फ्लो नहीं कर पाएंगे, वहां पे इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, अच्छे से नहीं फ्लो कर पाएंगे। आई बात समझ? सो अब हम बात करते हैं कंडक्टेंस की होगी, रेजिस्टेंस की होगी, रेजिस्टेंस एंड कंडक्टेंस दोनों की होगी। सो रेजिस्टेंस की डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। द हिंड्रेंस प्रोवाइडेड बाय सॉल्यूशन ऑन द पैसेज ऑफ करंट इज कॉल्ड रेजिस्टेंस आर। जो हमारा रेजिस्टेंस होता है उसकी ऐसा यूनिट ओम होती है, आप बहुत बार पढ़ के आ चुके हो। और नेक्स्ट है कंडक्टेंस, जिसको हम सी और जी से भी डिनोट करते हैं। रेजिस्टेंस को तो अपन डिनोट करते हैं आर से, वैसे छोटी क्लास का कंसेप्ट है इसलिए मैं इस पर बहुत ज्यादा फोकस नहीं दे रही हूँ। रेजिस्टेंस को आर से शो करते हैं जिसकी ऐसा यूनिट होती है ओम। कंडक्टेंस को सी या जी से, कंडक्टेंस को सी या जी से डिनोट किया जाता है, लेकिन मैं प्रेफर करूंगी कि आप जी से डिनोट करो। क्यों जी से क्यों करें? इसलिए क्योंकि जो सी है उसको तो सी तो कंसंट्रेशन को भी यूज करते हैं, अगर आप चाहो तो सी से भी कर सकते हो, कुछ बुक में सी से, कुछ बुक में जी से है, आप पे डिपेंड करता है। मैंने यहाँ पे जी से किया है। सो कंडक्टेंस क्या होगा, द इज फ्लो ऑफ चार्ज, जहां पे ये चार्ज क्या ले रहे हैं अपन, चार्ज इलेक्ट्रॉन को ले रहे हैं, द इज फ्लो ऑफ चार्ज इलेक्ट्रॉन। ओके बॉस। अब जो हमारा कंडक्टेंस है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है रेजिस्टेंस के। अरे आराम से होगा, जैसे मान लो कि एक तो इलेक्ट्रॉन बहुत इजीली फ्लो कर रहा है, इसका मतलब उसमें रेजिस्टेंस कम है, और मान लो वो अच्छे से फ्लो नहीं कर पा रहा, उसको खड्डे है, कभी कुछ हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है, इलेक्ट्रॉन को बहुत प्रॉब्लम आ रही है फ्लो करने में, इसका मतलब वहां पे रेजिस्टेंस ज्यादा। और कंडक्टेंस क्या का मतलब एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। रेजिस्टेंस कैसे यूनिट होती है ओम, कंडक्टेंस कैसे यूनिट होती है ओम इनवर्स। क्यों होती है ओम इनवर्स? ओम इनवर्स होने का रीजन ये है क्योंकि एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। तो जी इज इक्वल वन अपॉन में आर, और आर की ऐसा यूनिट क्या होती है ओम, और जब ओम ऊपर जाएगा तो इनवर्स हो जाएगा, तो ओम इनवर्स जिसको। और कंडक्टेंस की ऐसे यूनिट मोह भी होती है और साइमन भी होती है। नेक्स्ट है कंडक्टर। कंडक्टर क्या होते हैं, देखो द सब्सटेंस दैट अलाउ इलेक्ट्रिसिटी टू पास थ्रू देम आर कॉल्ड एज कंडक्टर। कंडक्टर और इंसुलेटर दोनों के बारे में फिजिक्स में पढ़ा ही होगा, नहीं पढ़ा तो पढ़ लोगे आराम से। हाँ भाई अभी तो सेशन स्टार्ट हुआ है। अब कंडक्टर क्या होते हैं, जो अपने आप से इलेक्ट्रिसिटी को बहुत इजीली फ्लो कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे प्लास्टिक है, तो प्लास्टिक में से क्या तुम इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो कर सकते हो? नहीं कर सकते, तो वो इंसुलेटर है। अब कंडक्टर के एग्जांपल बताना तुम लोग मुझे कमेंट करके कि हाँ ये कंडक्टर्स होते हैं। सो कंडक्टर क्या होते हैं, जो इजीली फ्लो कर सकते हैं। कंडक्टर टू टाइप के होते हैं, आपको दिख रहा है, क्लियरली विजिबल है या? तो कंडक्टर होते हैं टू टाइप के, एक होता है मेटेलिक कंडक्टर, दूसरा होता है इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर। मेटेलिक और इलेक्ट्रोलाइटिक।
मेटेलिक के बारे में अपने को कुछ ज्यादा नहीं पढ़ना है, सिर्फ इंट्रोडक्शन पढ़ना। मेटेलिक क्या होता है, जैसे कोई मेटल वायर के बारे में अपन डिस्कस कर रहे थे, मान लो ये हमारा मेटल वायर है और इसके अंदर इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो रहा है, इसके अंदर हमारे इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं, फ्लो कर रहे हैं। उसके बात करेंगे, उसमें बात करेंगे अपन मेटेलिक की। और इलेक्ट्रोलाइटिक में बात करते हैं अपन इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन की। तो हमारी ये जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर है इसके अंदर मेटेलिक के बारे में तो हमें सिर्फ इंट्रोडक्शन देना, और इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन के लिए हमें पूरा डिटेल में डेप्थ में स्टडी करनी है कि इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन क्या होता है, कैसे होता है, उसके अंदर कैसे स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होता है, कैसे नॉन स्पॉन्टेनियस होता है, सब कुछ एवरीथिंग पढ़ेंगे अपन इलेक्ट्रोलाइटिक के लिए। तो मैं सबसे पहले डिफरेंस बताऊंगी अब मेटेलिक और इलेक्ट्रोलाइटिक के लिए, और आगे कुछ और भी इंपॉर्टेंट टर्म्स है उनके बारे में डिस्कस करने वाले। तो आई जस्ट होप आपको यहाँ तक तो अच्छे से समझ आया ही होगा। सो नेक्स्ट मैंने जैसा बताया था कि हम मेटेलिक कंडक्टर और इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें मेटेलिक कंडक्टर के सिर्फ हमें ये इतना ही पोर्शन पढ़ना है। लेकिन इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर का आप ऐसे सोचो कि अभी तो सिर्फ इसकी शुरुआत हुई है, अभी तो इसकी एंट्री हुई है, पूरा चैप्टर एंड भी इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन पे ही होने वाला है, एवरीथिंग पढ़ना है हमें इसके बारे में, ठीक है। मेटेलिक कंडक्टर क्या होता है, देखो मेटेलिक कंडक्टर मैं नॉर्मली बताना चाहूंगी, इसका डायग्राम, मेटेलिक कंडक्टर का डायग्राम मैं इस साइड से बताती हूँ, उसका उस साइड, ठीक है। मेटेलिक कंडक्टर में ये होता है कि जैसे मान लो कि एक मेटल की वायर है, अब ये क्या है, मेटेलिक वायर है, मेटल की वायर है। अब ये वायर, मेटल की वायर कोई से भी हो सकती है, कॉपर वायर हो सकती है या कोई भी मेटल की वायर हो सकती है, आप इतना समझो। अब इस मेटल की वायर में क्या होता है ना कि इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है, जब इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है तो अपने को इलेक्ट्रिसिटी मिलती है। ये बात अपन 10th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं, या उससे भी छोटे क्लासेस से हम नॉर्मली पढ़ते आ रहे हैं, ये बेसिक चीज है, हमें पता है। लेकिन क्या आप जानते हैं इस मेटेलिक वायर में टेम्परेचर इंक्रीज करने पे, डिक्रीज करने पे क्या होता है, कैसे होता है, कोई केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस करते हैं या नहीं करते। देखो पहले कि फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ मेटेलिक वायर इज कॉल्ड मेटेलिक कंडक्टेंस, उसको मेटेलिक कंडक्टेंस कहते हैं। अब इसमें रेजिस्टेंस क्रिएट पता है कब होती है, जब ये जो वायर है, ये वायर है, और इस वायर के एटम से जब इलेक्ट्रॉन टकराते हैं, इस वायर के एटम से जब इलेक्ट्रॉन टकराते हैं, तब वहां पे क्या होता है, रेजिस्टेंस क्रिएट होती है। नहीं समझ आया, चलो आगे देखते हैं। नो चेंज केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस, यहाँ पे कोई केमिकल रिएक्शन हो रही होती है, जैसे मान लो अपने घरों में जो वायरिंग सिस्टम है, आप उसमें देखते हो कि हमें केमिकल रिएक्शन देखने को मिलती है, ओ वो उसको डिस्प्लेस कर रहा है, ये वायर इसको ये कर रहा है, उसमें ये रिएक्शन हो रही है, उसमें इलेक्ट्रॉन, उसमें इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन डिसोसिएट हो रहा है, ये हो रहा है, वो रहा है। नहीं, जो मेटेलिक वायर होती है उसमें कोई केमिकल रिएक्शन देखने को नहीं मिलती। और फिफ्थ पॉइंट पे जा रही हूँ मैं सीधा, फर्स्ट हो गया, थर्ड सेकंड हो गया, डायरेक्ट फिफ्थ पॉइंट पे जाके ये बताना चाहती हूँ कि नेचर ऑफ मैटर, जब भी आपने मैटर लिया, मैटर मतलब जो भी आपने वायर लिया है, डज नॉट चेंज प्रॉपर्टी, उसकी प्रॉपर्टी, उसका नेचर, उसके बारे में उसका कुछ भी नहीं चेंज होने वाला है। अब ये मेटेलिक वायर है, ये वायर ही रहेगा, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन, ये भी इलेक्ट्रॉन रहेंगे, इसमें कोई भी चेंज नहीं होने वाला है। लेकिन जब आप इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन की बात करोगे तो उसमें हमें काफी चेंजेस देखने को मिलेंगे, वो कैसे मिलेंगे, कब मिलेंगे, मैं बताती हूँ। सो नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट हमारा ये कह रहा है कि आप कोई भी वायर ले सकते हो, एग्जांपल कॉपर। जो थर्ड पॉइंट है ना वो बहुत ज्यादा जरूरी है। थर्ड पॉइंट ये कहता है कि विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर, मान लो कि हमारा मेटेलिक वायर और मैंने इसमें टेम्परेचर को क्या कर दिया, इंक्रीज कर दिया। मान लो मैंने मेटेलिक वायर में टेम्परेचर को बढ़ा दिया, विद इंक्रीज इन टेम्परेचर मेटेलिक कंडक्टेंस डिक्रीज, तो इसमें मेटेलिक कंडक्टेंस क्या होगी, डिक्रीज होगी। मतलब कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का जो फ्लो आराम से हो रहा था, नॉर्मल टेम्परेचर था और इलेक्ट्रॉन का आराम से फ्लो हो रहा था, कि जैसे मैंने टेम्परेचर बढ़ाया, जैसे मैंने हीट बढ़ाई, एक तरीके से गर्मी बढ़ाई, तो वहां पे क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन का फ्लो, इलेक्ट्रॉन के फ्लो में प्रॉब्लम आएगी, रेजिस्टेंस आ जाएगी। तभी तो लिखा है कि मेटेलिक कंडक्टेंस डिक्रीजेस। क्यों, ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी इलेक्ट्रॉन की, और इलेक्ट्रॉन की जैसे काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो वो आपस में कोलाइड करेंगे, इलेक्ट्रॉन आपस में कोलाइड करेंगे, इलेक्ट्रॉन आपस में कोलाइड करेंगे, तो वहां पे उनमें टकराव होगा, और टकराव होने से आपस वो अच्छे से फ्लो नहीं कर पाएंगे, और उसके वजह से उसमें रेजिस्टेंस क्रिएट हो जाएगी। आई बात समझ। टेम्परेचर बढ़ाने से, देखो यहाँ पे लिख लो, आप नीचे लिख सकते हो, टेम्परेचर बढ़ाने से काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई, और काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, बढ़ गया, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ गया। अब काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ने से, हीट बढ़ने से, हीट बढ़ गई, टेम्परेचर बढ़ गया, काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन बढ़ गया, इसके वजह से हीट बढ़ गई, इसके वजह से हमारा जो कंडक्टेंस है वो कम हो जाएगा, डिक्रीज, डिक्रीजेस। थर्ड पॉइंट क्लियर। नेक्स्ट है इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर में फ्लो ऑफ आयंस इन इलेक्ट्रोलाइटिक, वन सेकेंड, हाँ, कि इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर ये कहता है कि जो आयंस का फ्लो होता है, जैसे मान लो कि मैंने यहाँ पे कोई एक बिकर लिया और इसमें मैंने कोई इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन लिया,
कोई सा भी सॉल्यूशन ले लो, CuSO4 का ले लो। अब इस CuSO4 के सॉल्यूशन में मैंने एक जिंक की वायर और डिप कर दी, एक कॉपर की वायर डिप कर दी, ये जिंक की है और ये कॉपर की, मान लो आप। अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे रिडक्शन रिएक्शन होगी, ऑक्सीडेशन होगी, आपस में रिडक्शन ऑक्सीडेशन करेंगे, इलेक्ट्रॉन का एक तरीके से आदान प्रदान, इलेक्ट्रॉन का एक तरीके से एक्सचेंज होगा। तो क्या लिखा है कि फ्लो ऑफ आयंस इन एन इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, इसमें इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो रहा था मेटल की वायर में, लेकिन इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में आयंस का फ्लो होता है। किसका फ्लो होता है? आयंस का फ्लो होता है, ठीक है। रिडॉक्स रिएक्शन टेक प्लेस करती है। और थर्ड पॉइंट हमें दे रखा है कि विद, और देखो इसमें था कोई रिएक्शन नहीं होती, इसमें रिडॉक्स होती है। रिडॉक्स मैं बता चुकी हूँ, जहां पे रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों साथ में होती है, ठीक है, और यहाँ पे भी दोनों साथ में ही होगी। और आयंस क्या होता है, कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि आयंस क्या होता है। आयंस जैसे Cu+2, Zn+2, जिन पे कोई ना कोई चार्ज होता है, और ये चार्ज कब आता है, जब वो अपना इलेक्ट्रॉन तो खो चुके होते हैं या एक्सेप्ट कर चुके, तो कुछ भी होता है। थर्ड पॉइंट है कि विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, मान लो मेरा इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है, मैंने इसका टेम्परेचर बढ़ा दिया, मैंने इसकी हीट बढ़ा दी, मैंने इसकी गर्मी बढ़ा दी, मैं इसको कैसे ना कैसे करके हीट दे रही हूँ, मैंने इसकी हीट बढ़ा दी। अब हीट बढ़ाने से इस इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में वही बात है कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ आयंस इंक्रीज हो जाएंगे। जैसे काइनेटिक एनर्जी ऑफ आयंस इंक्रीज होंगे तो हमारा जो इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस है वो बढ़ जाएगा। अरे ऐसे कैसे? मेटेलिक में कंडक्टेंस कम हो रहा था, वायर में होता भी है, कभी कभार गर्मी बढ़ जाती है जिसकी वजह से शॉर्ट सर्किट हो भी जाता है। अच्छा, इस सॉल्यूशन के अंदर जो हमारा सॉल्यूशन है अच्छे से मूव कर रहा है, अच्छे से फ्लो कर रहा है, इसमें जैसे मैंने टेम्परेचर बढ़ाया, काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स बढ़ेंगे, जैसे काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स बढ़ गए, जैसे हमारा इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस भी बढ़ गया। इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस क्या हो गया? बढ़ गया, मतलब वो आराम से इजीली फ्लो कर, इजीली तैर रहे हैं। फोर्थ है प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर चेंज। इसमें प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर चेंज होती है कैसे? पहले हमने लिया था यहाँ पे सॉल्यूशन, मान लो CuSO4 का। अब ये CuSO4 मतलब अपने आयंस में टूट गया है। पहले CuSO4 की अपनी अलग प्रॉपर्टी थी, अब Cu+2 में टूट गया, SO4 नेगेटिव में टूट गया। अब इनके उन्होंने अपनी एक तरीके से प्रॉपर्टी, अपना नेचर चेंज कर लिया है। आई बात समझ यहाँ तक? अब हमने जैसा कि इससे पहले वाले टॉपिक में हमने पढ़ा था कंडक्टेंस और रेजिस्टेंस, अब उससे थोड़ा सा आगे मूव करते हैं, कुछ मिनट का और एट द लास्ट 5 मिनट है, ठीक है, 5 मिनट में हमारा लेक्चर कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम आगे की तरफ मूव करेंगे, इसके कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे।